Hello student, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about Thorndike theory of learning. Thorndike क्या बोलते हैं कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। किसी भी चीज को सीखने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक इंसान क्या करता है, कई तरह के तरीके अपनाता है, कई तरह के स्टाइल अपनाता है और जो गलत रिस्पॉन्स होते हैं, जो गलत स्टाइल होते हैं, उन्हें वो एलिमिनेट कर देता है, उन्हें वो कम कर देता है, उन्हें वो पूरी तरह से खत्म कर देता है और वो क्या करता है, राइट सोल्यूशन को डिस्कवर कर लेता है। क्या कहते हैं थ्रोनडाइक, क्या कहते हैं कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, मींस वो गलतियां कर करके सीखता है। वो क्या करता है, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कई सारे तरीके अपनाता है, किसी चीज को सीखने के लिए कई सारे तरीके अपनाता है और धीरे धीरे जो वो गलत स्टाइल है, गलत रिस्पॉन्स है, उनको कम कर देता है और फाइनल सोल्यूशन को डिस्कवर कर लेता है। इसी चीज को उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करे थे, लेकिन जो उनका फेमस एक्सपेरिमेंट है वो कैट पे है, जिसे बोलते हैं ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट। पहले हम इस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, फिर हम इस थ्योरी में जो इंपॉर्टेंट लॉ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो उनका ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट, ओके, हम इसकी बात कर रहे हैं, ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट, जो कि उन्होंने किस पे किया था, कैट पे किया था। ओके, तो एक किस तरह का एक्सपेरिमेंट था और किस तरह से वो कहते हैं कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, किस तरह से वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो उन्होंने क्या किया था, एक केज ले लिया था, ठीक है, तो ये क्या है, पिंजरा है, ठीक है, एक केज है जिसपे क्या लोहे की सलाखें लगी हुई है, ये केज है जिसपे क्या लोहे की सलाखें लगी हुई है। ओके, इसके अंदर उन्होंने क्या रख दिया, एक भूखी बिल्ली को रख दिया, ठीक है, कैट को रख दिया जो कि क्या है, बहुत भूखी है। ठीक है, यहाँ पे हम एक कैट को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, एक भूखी बिल्ली को रख दिया, ये क्या है, कैट। ओके, एक कैट को रखा जो कि बहुत भूखी है। ओके, तो इस केज का डोर क्या है, बंद है, क्लोज है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए इसका डोर है। ओके, और यहाँ पे देख लीजिए एक लीवर लगा हुआ है। ओके, इस लीवर को अगर आप प्रेस करेंगे तो इस पिंजरे का दरवाजा खुल जाएगा। ओके, ये बात हमें पता है, ये बात थ्रोनडाइक को पता थी कि इस लीवर को दबाएंगे तो इस पिंजरे का दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन ये बात बिल्ली को नहीं पता थी। हमने बिल्ली को ये बात सिखानी है कि इस लीवर को प्रेस करने से इस पिंजरे का दरवाजा खुलेगा और वो पिंजरे से बाहर आ जाएगी। ओके, हमने क्या करना है, बिल्ली को ये बात सिखानी है कि इस लीवर को प्रेस करने से इस पिंजरे का दरवाजा खुल जाएगा, जो कि बिल्ली को नहीं पता। अब बिल्ली को ये बात कैसे सिखाएंगे, बिल्ली को ये बात सिखाने के लिए पिंजरे के बाहर रख दी हमने एक फिश। ओके, क्योंकि बिल्ली क्या बहुत भूखी है, उसे बहुत ज्यादा भूख लगी है, वो फिश को खाना चाहती है, वो इस पिंजरे से बाहर आना चाहती है, जैसे भी तोड़ के मरोड़ के उसे इस पिंजरे से बाहर आना है। तो बिल्ली क्या करेगी, कई तरह के तरीके अपनाएगी। वो कभी क्या करेगी, इस पिंजरे को खींचेगी, इसकी सलाखों को अपनी तरफ खींचेगी या पीछे की तरफ धकेलेगी या फिर जंप करेगी। बिल्ली क्या करती है, कई तरह के रैंडम रिस्पॉन्ड करती है, कई तरह के रैंडम तरीके अडॉप्ट करती है ताकि वो क्या कर सके, इस पिंजरे से बाहर आए और इस फिश को खा सके। फिश के एक स्टिमुलस का काम करती है जो उसको प्रमोक कर रही है बाहर आने के लिए। बिल्ली बहुत सारे तरीके अपनाती है, ऐसे तरीके अपनाते 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 आते एक ने वर्क नहीं किया, दूसरे ने वर्क नहीं किया, तीसरे ने वर्क नहीं किया, सडनली क्या होता है, बिल्ली का जो पैर है वो इस लीवर के ऊपर पड़ जाता है। जैसे बिल्ली का पैर इस लीवर के ऊपर पड़ता है तो दरवाजा खुल जाता है, बिल्ली बाहर आकर फिश को उठा लेती है। ठीक है, तो बिल्ली फिर ये एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट किया गया, इस एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट किया गया। जब सेकंड टाइम रिपीट करा तो बिल्ली को थोड़ा कम टाइम लगा बाहर आने के लिए, पहली बार ज्यादा लगा, ठीक है, फिर दूसरी टाइम कम लगा, फिर धीरे धीरे बिल्ली क्या सीख गई कि इस लीवर में और इस दरवाजे में कोई कनेक्शन है, जैसे इसको प्रेस करती हूँ ये दरवाजा खुल जाता है। फाइनली बिल्ली में ये लर्निंग आ गई। फिर बहुत बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब बिल्ली को केज में रखा गया, बिल्ली क्या करती थी, झट से लीवर को दबाती थी, बाहर आके फिश को खा लेती थी। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन लिखता है कि इंसान क्या है, बच्चा क्या अपनी गलतियों से सीखता है। जैसे बिल्ली ने भी क्या करे थे, कई सारे रैंडम रिस्पॉन्स दिए थे, कभी जंप करती थी, कभी सलाखों को अपनी तरफ खींचती थी, कभी पीछे की तरफ धकेलती थी। ठीक है, फाइनली उसका पैर क्या है, इस लीवर में पड़ गया और वो सीख गई कि उसका राइट रिस्पॉन्ड क्या है। उसके बाद उसने जो गलत रिस्पॉन्ड है उनको नहीं दोहराया,
फाइनली उसने जो एक्यूरेट सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम का उसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये क्या है, लर्निंग। जो उन्होंने बिल्ली को सिखाया कि इस लीवर को प्रेस करके क्या खुल जाता है, पिंजरे का डोर खुल जाता है। ठीक है, तो इसे ये क्या है, एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किस पे किया था, बिल्ली पे किया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्राइमरी लॉज के। थ्रोनडाइक ने प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह के लॉज दिया, लेकिन जो फेमस लॉ है, जो इंपॉर्टेंट लॉ ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्या, प्राइमरी लॉज है। और वन बाय वन हम सारे लॉज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी लॉ में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। ओके, हम प्राइमरी लॉ की बात कर रहे हैं। प्राइमरी लॉ में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेडीनेस की। ये क्या है, थ्रोनडाइक के प्राइमरी लॉ है। अब लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहता है? लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है कि बच्चे को तभी सिखाना चाहिए जब वो सीखने के लिए तैयार हो। उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, बच्चे को तभी सिखाना चाहिए जब वो सीखने के लिए तैयार हो, सीखने के लिए फिजिकली रेडी हो। क्या हो, सीखने के लिए फिजिकल रेडी हो, मेंटली रेडी हो और इमोशनली रेडी हो। ठीक है, वो क्या कहता है, एक बच्चे को आपको तभी सिखाना चाहिए जब वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली सीखने के लिए तैयार है। ठीक है, जैसे मान लो बच्चे को फीवर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जो आजकल प्रॉब्लम होती है बच्चों में। वो क्या है, बच्चे क्या करते हैं, रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक सोते नहीं है। ओके, उनका इस तरह का शेड्यूल है और अगले दिन उन्हें क्या जाना है, स्कूल जाना है। 7 o'clock उनका स्कूल स्टार्ट हो जाता है, जिसके लिए उन्हें 5:30 या 6 o'clock उठना पड़ता है। तो उनकी क्या अच्छे से नींद पूरी नहीं होती। क्लास में टीचर उनको सिखा रही है, समझा रही है, लेकिन वो नींद के झटके लग रहे हैं। और कई बच्चे तो स्कूल कैब में सोते हुए आते हैं, स्कूल बस में सोते हुए आते हैं, क्योंकि उनकी क्या स्लीप डिस्टर्ब हुई है, वो अच्छे से उन्होंने रेस्ट नहीं लिया, वो बड़ा रेस्टलेस फील करते हैं। अब जब बच्चे रेस्टलेस फील करेंगे, क्या वो सीख पाएंगे? ठीक है, आते ही उनको क्या करना है, फिर ट्यूशन के लिए जाना है, फिर उनको और क्लासेस अटेंड करनी है। ठीक है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी स्लीप अभी पूरी नहीं हुई, उनकी अभी नींद पूरी नहीं हुई। ठीक है, वो बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं। इस टाइम पे अगर आप बच्चों को सिखाओगे ये भी पढ़, ये भी सीख, ये भी कर, तो वो नहीं सीख पाएगा। ठीक है, इसके लिए बच्चे के प्रॉपर स्लीप पैटर्न होने चाहिए। प्लस मान लीजिए बच्चे को क्या हो रहा है, तो थोड़ा कफ है या हल्का फीवर है, फिर भी मान लो पेरेंट्स उसको फोर्स कर रहे हैं, नहीं कल तुम्हारा टेस्ट है, तुम्हें रेडी करना है, नहीं तुम्हें तैयार करना है, या उनको फीवर है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी उनको स्कूल भेज रहे हैं, उनको सीखने के लिए फोर्स कर रहे हैं, तो बच्चा अपना 100% नहीं दे पाएगा, वो अच्छे से नहीं सीख पाएगा। इस टाइम पीरियड में बच्चे को अच्छी डाइट और रेस्ट की जरूरत है। उसके बाद जब वो फिजिकली फिट है, फिजिकली एक्टिव है, उसने प्रॉपर स्लीप भी ले लिया, उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तब आप उसे सिखाइए, वो एक्टिव होकर सीखेगा भी सही और अपना 100% देगा भी सही। तो एलो ऑफ रेडीनेस में क्या कहते हैं कि बच्चे में क्या है, कोई फिजिकली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसकी स्लीप अच्छे से पूरी हुई हो, उसको फीवर वगैरह, खांसी जुकाम जैसे बहुत ज्यादा, हल्का फुल्का तो चलो फिर भी चल जाता, बहुत ज्यादा है तो इस टाइम पीरियड में बच्चे को आपको सिखाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चा क्या फिजिकली रूप से रेडी हो, मेंटली रूप से भी रेडी हो, उसका ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट भी हुआ हो। जैसे मान लो आप एक 2nd क्लास के बच्चे को 8th क्लास के मैथ की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दोगे या उसको सिखाओगे, तो वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसके ब्रेन का भी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके ब्रेन का डेवलपमेंट भी प्रॉपर उसकी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, इमोशनली का मतलब क्या, उसके इमोशन स्टेबल हो, इनस्टेबिलिटी ना हो। इनस्टेबिलिटी का मैं आपको मतलब बताती हूँ। बच्चा बहुत बार इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों डिस्टर्ब हो जाता है? उसके घर पे कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसके मम्मी पापा आपस में बहुत झगड़ा करते हैं, या उसकी मम्मी उसकी दादी के साथ झगड़ा कर रही है, दोनों में नहीं बन रही, उनके घर में कन्फ्लिक्ट है, या उसके पापा को क्या है, जॉब में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, वो घर पे आके डांट रहे हैं, निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह का एनवायरनमेंट होगा तो बच्चा क्या इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण उसके लर्निंग पैटर्न इंपैक्ट होंगे, वो स्कूल में अपना 100% नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में अपने घर की प्रॉब्लम चल रही है कि पता नहीं मेरे मम्मी पापा आपस में क्यों झगड़ा करते हैं, पता नहीं मेरे पापा का बिहेवियर ऐसा क्यों है, तो वो उसके दिमाग में बहुत सारी इमोशनल डिस्टर्बेंस ही चलती रहेंगी, तो वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बच्चे का पूरा फिजिकली, मेंटली और इमोशनली ध्यान देना है, भी किसी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो। हाँ, अगर बच्चा फिजिकली भी सही है, मेंटली भी सही है, इमोशनली भी सही है, तब उसे सिखाओ। तब वैसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए जिसमें बच्चा ना सीख पाए। हर तरह से उसको लर्निंग दी जाए, हर तरह से उसको सिखाया जाए। तो ये क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस। जब बच्चा पूरी तरह से सीखने के लिए तैयार है तो उसको सिखाया जाए। उसके बाद हम बात करते हैं
लॉ ऑफ इफेक्ट, उस लर्निंग का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, जो मैंने सीखा उसका मेरे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, मान लीजिए एक मम्मा है, बच्चे को बोलती तुम फटाफट से स्टोरी याद कर लो, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। बच्चा उस स्टोरी को याद कर लेता है, मम्मा उसको चॉकलेट देती है। तो उस लर्निंग का उस बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, बच्चे ने स्टोरी याद की, बच्चा क्या 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 करके आया, A+ लेके आया, उसकी मम्मी बहुत खुश होती है, उसको उसकी प्रेज करती है, उसको चॉकलेट देती है, टीचर भी उसकी प्रेज करती है। तो इस लर्निंग का उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। जी, वो कहता है अगर लर्निंग का हमारे ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है तो वो लर्निंग स्ट्रेंथिंग होगी, वो लर्निंग स्ट्रॉन्ग होगी, आगे हम मोटिवेट होंगे और सीखने के लिए, क्योंकि उस लर्निंग का हमारे ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर उस लर्निंग का हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर एक बच्चा किसी दूसरे बच्चे को देख लेता है कि वो बड़ों के आगे बोल रहा है, तो वो घर आके अपनी मम्मी के आगे बोलने लग जाता है, तो उसकी मम्मी उसी टाइम पे उसको डांट लगा देते हैं कि आगे से ऐसे मत करना। ठीक है, तो वो उस लर्निंग का बच्चे पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, बच्चा क्या था, कहीं से सीख आया बड़ों के आगे बोलना, तो आके मम्मी के आगे बोलने लग गया, या कहीं उसने देख लिया कोई बड़ा बच्चा चीजें उठा उठा के मारा, तो घर पे आके मोबाइल उठा के मारने लग गया, या फिर इस तरह का बिहेवियर करने लग गया, तो उसकी मम्मी ने उसको उसी वक्त डांट लगा दी। तो उस बच्चे को पता चल गया कि ये जो लर्निंग है मुझ पे नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है। ठीक है, तो जो लर्निंग बच्चे पे नेगेटिव इम्पैक्ट देगी, बच्चा उसे धीरे धीरे खत्म कर देगा, उस बिहेवियर को धीरे धीरे क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, तो वो लर्निंग क्या बन जाएगी, वीक बन जाएगी। ठीक है, अगर वो क्या कहता है उस लर्निंग का हमारे ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, तो उस बिहेवियर को हम बार बार रिपीट करेंगे, जिससे वो लर्निंग क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर उस लर्निंग का हमारे ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, तो हम उस बिहेवियर को धीरे धीरे कम कर देंगे, जिससे वो लर्निंग वीक हो जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, इस लॉ ऑफ एक्सरसाइज को लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी बोलते हैं। जो हमने सीखा उसकी हम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको हम कितना अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं। ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज। ठीक है, लॉ ऑफ यूज किसी चीज के हम कितना टच में है, किसी चीज को हम कितना यूज कर रहे हैं। लॉ ऑफ डिसयूज किस चीज को हम अपनी लाइफ में यूज नहीं कर रहे या उसके टच में नहीं है। मैं यहाँ आपको रानी का एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, रानी क्या करती थी, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। ठीक है, ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, वो मैथ की इक्वेशन 2 सेकंड में सोल्व कर देती थी, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट इक्वेशन को 2 सेकंड में सोल्व कर देती थी। ठीक है, लेकिन रानी की क्या होगी, शादी होगी, उसके बाद उसका बेबी हो गया। ठीक है, उसने 4 साल तक बुक को हाथ नहीं लगाया। ठीक है, अब अगर रानी मैथ की इक्वेशन को सोल्व करती है, तो वो उतनी स्पीड से नहीं कर पाती जितनी स्पीड से पहले कर पाती थी। तो क्या कारण है, पहले रानी क्या थी, टच में थी उस चीज के। ठीक है, रोज अपनी रेगुलर लाइफ में उस तरह की इक्वेशन को सोल्व करती थी। ठीक है, रोज उसकी प्रैक्टिस करती थी, रानी उसको यूज करती थी, उसके टच में थी। यही कारण था कि रानी बहुत क्विकली मैथ की इक्वेशन को सोल्व कर लेती थी। अब क्योंकि रानी उसके टच में नहीं है, बहुत टाइम हो गया है उसको छोड़े हुए, तो वो उस इक्वेशन को उतनी एफिशिएंटली नहीं सोल्व कर पाती। ओके, लेकिन धीरे धीरे जैसे रानी उसको रोज सोल्व करने लगी, रोज उसको डे टू डे लाइफ का पार्ट बनाने लगी, तो रानी ने देखा कि उस इक्वेशन को वो वैसे सोल्व कर पा रही जैसे शादी से पहले कर पा रही थी। तो ये क्या कहता है, किसी चीज को हम यूज में लाएंगे, रोज उसके टच में रहेंगे, तो हमारी लर्निंग क्या बनेगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी, हमारी लर्निंग स्ट्रेंथिंग बनेगी, तो स्ट्रेंथ मिलेगी, वो और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अगर किसी चीज को हम यूज में नहीं लाएंगे, ठीक है, उसके टच में नहीं रहेंगे, उसका यूज नहीं करेंगे, तो वो लर्निंग धीरे 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 क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ओके, तो ये क्या है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।